नमस्ते एवरीवन, इस वीडियो में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसके लिए तुम्हें ये 4 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। अब जनरली मेरे वीडियोस में 4 स्टेप प्रोसेस जो मैं बनाता हूँ वो यहाँ पे लिखता हूँ, बट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के एग्जांपल्स के ऊपर जो वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ विद दिस वीडियो, मैं वो 4 स्टेप प्रोसेस यहाँ पे नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि ये सम्स थोड़े से बड़े होते हैं तो हमें पूरा का पूरा बोर्ड लगने वाला होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फोटो दे दूंगा। अगर आप चाहो तो ये चीज़ आप आपके बुक पे कॉपी कर सकते हो क्योंकि आगे हम इसी चीज़ को रेफर करके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस RL फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, आल्सो कैलकुलेट मैक्सिमम पावर। अब कैसे सॉल्व करेंगे? स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट VTH। अब स्टेप नंबर 1 में हमें VTH कैलकुलेट करना है, इसलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टेप नंबर 1 कैलकुलेटिंग VTH। अब हमें ये तो पता है कि स्टेप नंबर 1 में हमें VTH कैलकुलेट करना है, बट कैसे? बाय रिप्लेसिंग RL विथ VTH। मतलब ये जो RL है जो क्वेश्चन में दिया जाता है हमेशा, उसको हमें VTH से रिप्लेस करना है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ और इसके जगह पे VTH लिख दूंगा। सो VTH कैसे लिखते हैं? ऐसे VTH, और इधर आपको पोलैरिटीज अज्यूम करनी पड़ती है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। जनरली ऐसे अज्यूम करते हैं, बट अगर आप उल्टा भी करते हो तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है या उसका क्या परिणाम होता है आगे आपको पता चलेगा इसी सम में। ठीक है, सो इतना हो गया। अब आगे क्या है? सॉल्व लाइक नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस के सम जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे ही आपको सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं पता कि नोडल एनालिसिस के सम्स कैसे सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे नीचे मैंने 4 स्टेप प्रोसेस दे रखी है, तुम्हें बस वो फॉलो करनी है, तुम्हारे आंसर्स आ जाएंगे। क्या है नोडल एनालिसिस का स्टेप नंबर 1? आइडेंटिफाई द नोड्स। नोड्स का मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसमें से 2 से ज़्यादा ब्रांचेस गुजरता है। सो यहाँ पे क्या ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें से 2 से ज़्यादा ब्रांचेस गुजरते हैं? नहीं, इसमें से 1 और 2 ही ब्रांचेस गुजरते हैं। क्या ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें से 2 से ज़्यादा ब्रांचेस गुजरते हैं? हाँ, इसमें से 1, 2 और 3 ब्रांचेस गुजरते हैं, तो इसीलिए ये एक नोड है। तो बेसिकली ये नोड नहीं है, ये नोड नहीं है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड नहीं है, ये नोड नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास 2 नोड्स हैं, हमने हमारे नोड्स को आइडेंटिफाई कर लिया। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल नोड्स। इक्विपोटेंशियल नोड्स मतलब 2 ऐसे नोड्स जिनके बीच में कोई भी प्रकार का सोर्स प्रेजेंट नहीं है, उनको इक्विपोटेंशियल नोड्स कहा जाता है। बट यहाँ पे तुम्हें कोई भी 2 ऐसे नोड्स नहीं मिलेंगे जिनके बीच में कोई भी प्रकार का सोर्स प्रेजेंट नहीं है। हर 2 नोड्स के बीच में कोई ना कोई प्रकार का सोर्स प्रेजेंट है, तो वो पॉइंट नंबर 2 हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 3, आइडेंटिफाई द ग्राउंड नोड। ग्राउंड नोड का मतलब एक ऐसा नोड जो या तो ग्राउंड में है या जो जिसके थ्रू सबसे ज़्यादा ब्रांचेस गुजर रहा है। तो ये नोड जो है ये ग्राउंड में है, इसलिए इसको हम ग्राउंड नोड अज्यूम करेंगे। और जो ग्राउंड नोड होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में कुछ और दिया है तो। अब हो गया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4, सॉल्व यूजिंग द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है? जहाँ से निकल रहा है माइनस जहाँ पे जा रहा है, प्लस माइनस वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, राइट। सो अभी इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है? अब यहाँ पे देखो, हमारे पास 2 नोड्स थे। ओके, ये एक नोड था, ये एक नोड था, जिसमें से एक नोड का वैल्यू हमें पता है और इस नोड का वैल्यू हमें निकालना है, राइट। अब इसको हम VA इसका नाम देते हैं, इसका नामकरण करना पड़ता है, तो इसको हम VA अज्यूम करते हैं। सो अगर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो मतलब जिन भी नोड्स की वैल्यू हमें निकालनी होती है उन नोड से हमें करंट्स को बाहर फेंकना होता है। सो अभी इस नोड से 3 ब्रांचेस जरूरत है, तो तीनों ब्रांचेस में हम करंट्स को बाहर फेंकेंगे। तो ये हमारा पहला ब्रांच है, मतलब अज्यूम किया ये हमारा पहला ब्रांच है, तो इसमें हम I1 इस करंट को फेंकेंगे। हमने अज्यूम किया ये हमारा दूसरा ब्रांच है, तो इसमें हम I2 को बाहर फेंकेंगे और इसमें हम I3 को बाहर फेंकेंगे, राइट। 3 करंट्स को हमने बाहर फेंका। इस नोड में कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये 0 है, ग्राउंड नोड खत्म, ये इसका बात ही नहीं है। ठीक है, तो एक ही नोड था, इसमें हमने करंट्स को बाहर फेंका। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर एक इक्वेशन आना चाहिए। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा अप्लाइंग KCL टू VA। सबसे पहले I1 इस करंट के ऊपर जंप करेंगे, इसके ऊपर वो वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा, हर करंट के ऊपर वो वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले I1 के ऊपर जंप करते हैं। क्या है फॉर्मूला? जहाँ से निकल रहा है माइनस जहाँ पे जा रहा है प्लस माइनस वोल्टेज, तो I1 जो है वो VA से निकल रहा है और GN के पास जा रहा है, तो VA माइनस GN। सो यहाँ पे VA माइनस GN, GN की वैल्यू 0 इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। देन प्लस माइनस V मतलब प्लस माइनस वोल्टेज, क्या उसके रास्ते में वोल्टेज है? हाँ है, विच इज़ 3। मैं यहाँ पे लिखूंगा -3। -3 क्यों लिखा? क्योंकि जो I1 है, बड़ा डंडा मतलब प्लस होता है, छोटा डंडा मतलब माइनस होता है, तो प्लस से होकर के माइनस से होकर के आगे जा रहा है, तो आखिरी में माइनस से होकर के आगे गया, इसलिए मैंने -3 लिखा। ठीक है, एंड अपॉन रेजिस्टेंस, तो अपॉन उसके रास्ते में रेजिस्टेंस है क्या? हाँ है, विच इज़ 2, सो 2 प्लस
आगे बढ़ते हैं, I1 हो गया, I2 के ऊपर जंप करते हैं, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जहाँ से निकल रहा है माइनस, जहाँ पे जा रहा है प्लस माइनस वोल्टेज, तो VA से निकल रहा है, GN के पास जा रहा है I2, सो VA माइनस GN लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो जीरो है, प्लस माइनस वोल्टेज, रास्ते में वोल्टेज है क्या, हाँ है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा -6 क्यों लिखा, क्योंकि जो I2 है वो प्लस से होकर के माइनस से होकर के आगे जा रहा है, तो आखिरी में माइनस से होकर के आगे गया, इसलिए -6 एंड अपॉन रेजिस्टेंस अपॉन 2, क्योंकि उसके रास्ते में 2 ये रेजिस्टेंस था। देन I3 के ऊपर जंप करेंगे। अब I3 के रास्ते में VTH है जो एक ओपन सोर्स है, मतलब ओपन है, तो इससे कोई करंट गुजर नहीं रहा है, इसलिए I3 के लिए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके, एंड इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व किया जाएगा। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आता है और सबसे पहले आता है, तो 2 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आता है और सबसे पहले आता है, तो इसलिए 2 लिखा जाएगा। 2 इंटू क्या इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, और इसलिए 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज VA -3। अब अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली नीचे 2 और ये सेम लिख सकते हो, बट जो मैं कर रहा हूँ वो एक डिफ़ॉल्ट प्रोसीजर होता है, जो आगे आने वाले सम्स होने वाला है उनमें यही प्रोसीजर यूज़ होने वाला है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक आदत बन जाए। अब नहीं तो मैं वैसे भी कर सकता था, बट दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सो प्लस आगे, देन 2 इंटू क्या इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, और इसलिए 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज VA -6 इज इक्वल टू 0। अब 2 उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको सॉल्व किया जाएगा, दैट इज 2VA -9 इज इक्वल टू 0। देन VA इज इक्वल टू 9/2, राइट, एंड इज इक्वल टू 9/2 क्या आता है 4.5 और V। सो बेसिकली हमारी VA की वैल्यू है जो हमें निकालनी थी, बट अभी भी हमें नहीं पता कि VTH की वैल्यू क्या है जो हमें स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट करनी थी। तो अभी VTH की वैल्यू अगर तुम्हें फाइंड करनी है तो उसके लिए VTH का इक्वेशन लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा राइटिंग इक्वेशन फॉर VTH। अब डायरेक्टली इसके लिए हम इक्वेशन निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो VTH के थ्रू I3 गुजर रहा है, राइट, सो I3 को ही हम फॉलो करेंगे, तो I3 जो है वो VA से निकला है, सो इसीलिए VA, देन प्लस से होकर के माइनस से होकर के आगे गया I3, आखिरी में माइनस से होकर के आगे गया था, इसलिए -VTH। उसके बाद प्लस से होकर के माइनस से होकर के आगे गया, आखिरी में माइनस से होकर के आगे गया था, इसलिए -10। उसके बाद रेजिस्टेंस लिखना नहीं है क्योंकि हम ये जो इक्वेशन निकाल रहे हैं ये एक वोल्टेज इक्वेशन है, इसलिए रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दो। और उसके बाद -GN क्यों, क्योंकि VA से GN जा रहा है हमारा I3, इसीलिए -GN, बट -GN लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि उसका वैल्यू 0 ही है, इसलिए वो मैं नहीं लिखता हूँ, एंड इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, ये जो -VTH है उधर जाएगा तो इट वुड बी +VTH, एंड देन इट वुड बी VTH इक्वल्स टू VA -10, राइट, VA की वैल्यू डालेंगे, दैट इज 4.5 -10, इट वुड बी -5.5, ओके। अब यहाँ पे ये जो VTH की वैल्यू है ये -5.5 आती है, बट VTH की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आनी चाहिए, वो हमेशा प्लस में आनी चाहिए, बट हमारी तो माइनस में ही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने ये जो प्लस माइनस अज्यूम किया है इसको हमें उल्टा अज्यूम करना चाहिए था, बट हम क्या वापस जाके वो सब करेंगे, नहीं, हमें बस यहाँ पे लिख देना है 5.5 लिखना है, और यहाँ पे लिखना है टर्मिनल B इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू A। ये एक चेंज करना होता है, और आखिरी के स्टेप में यानी कि स्टेप नंबर 4 में एक छोटा सा चेंज करना होता है। क्या करना होता है मैं तब बोलूँगा, ठीक है। सो VTH की वैल्यू आ चुकी है स्टेप नंबर 1 में। अब स्टेप नंबर 2 के ऊपर जंप करेंगे। अब स्टेप नंबर 2 में हमें RTH कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो डायग्राम है इसमें जो भी वोल्टेज सोर्सेज है सारे के सारे वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट सर्किट कर देना है, और अगर करंट सोर्सेज है तो करंट सोर्सेज को ओपन सर्किट कर देना है। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्सेज है तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा जिसमें मैं सारे के सारे वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। करंट सोर्सेज नहीं है तो उसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे VTH की जगह पे RTH लिखा जाएगा क्योंकि हमें RTH की वैल्यू ही निकालनी है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पे देखो जितने भी वोल्टेज सोर्सेज थे सारे के सारे वोल्टेज सोर्सेज को मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। बाकी जो रेजिस्टेंस थे वैसे के वैसे रखे, और उसके बाद RL जो है यानी कि यहाँ पे ये जो VTH है उसको RTH से रिप्लेस कर दिया क्योंकि हमें स्टेप नंबर 2 में RTH निकालना है, राइट। अब इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन ये क्या है। जनरली लोग सीरीज एंड पैरेलल के मेथड से सॉल्व करते हैं, कभी कभी स्टार डेल्टा भी यूज़ होता है, कभी कभी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज़ हो सकता है।
कुछ भी यूज़ हो सकता है। तो अब यहाँ पे इजीली हम देख पा रहे हैं कि सीरीज पैरेलल के मेथड से इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। सीरीज पैरेलल मेथड क्या कहता है, अगर दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में है तो एडिशन करके उनका आंसर इजीली निकाला जाएगा, और अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन करके उनका आंसर निकाला जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे 2 and 2 पैरेलल में है तो मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन करके उनका आंसर निकाला जाएगा, राइट। सो 2 into 2 अपॉन 2 + 2 दैट इज 1, और जो भी आंसर आता है उनका उनके जगह पे वो रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं 2 and 1 सीरीज में तो एडिशन करके उनका आंसर निकाला जाएगा। सो 2 + 1 दैट इज 3, तो 3 आंसर है एंड 3 इज द फाइनल आंसर। RTH इज 3, क्योंकि उसके बाद कुछ है नहीं, जो भी आंसर आता है वो इनके जगह पे रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इसका नेक्स्ट स्टेप ऐसे होगा, ओके ऐसे, सॉरी, एंड यहाँ पे 3, ओके, और ये आपका फाइनल आंसर होगा क्योंकि आगे कुछ करने के लिए नहीं है। अब स्टेप नंबर 2 हो गया। अब उसके बाद स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में जो RTH होता है वही RL होता है, राइट। इसीलिए RL = RTH एंड RTH 3 था, इसलिए RL और RTH की दोनों की वैल्यू 3 होगी, 3 ohms। अब स्टेप नंबर 4 में हमें Pmax कैलकुलेट करना पड़ता है। Pmax कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ पे देखो, ये डिफ़ॉल्ट डायग्राम होता है, ये एक्चुअल में डिफ़ॉल्ट डायग्राम नहीं है। मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बोला था कि एक छोटा सा चेंज हमें करना पड़ता है स्टेप नंबर 4 में। अब वो चेंज क्या है, जनरली ये जो VTH है इसका वैल्यू जनरली नॉर्मली 99% ऑफ द टाइम पॉजिटिव ही आता है। तो जब वैल्यू पॉजिटिव आता है, ये जो डंडे है, ये बड़ा डंडा ऊपर होता है, छोटा डंडा नीचे होता है। बट यहाँ पे क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव आया और फिर उसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, इसलिए जो छोटा डंडा है वो ऊपर है और बड़ा डंडा नीचे है, ठीक है, बस यही डिफरेंस है। और जो भी तुम्हारा VTH निकला है यानी कि पॉजिटिव में कन्वर्ट करके ऑफकोर्स तुम यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद जो तुम्हारा RTH है वो यहाँ पे टाप दोगे, जो तुम्हारा RL है वो यहाँ पे टाप दोगे। इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, Pmax = VTH² अपॉन 4 RTH। वैल्यू टाप दोगे, कैलसी में डालोगे, आंसर निकाल दोगे, और यही आपका फाइनल आंसर है, राइट।